तो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी टू यू ऑल बिकॉज कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, इस वजह से आपको सॉरी बोल रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी। चलो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, तो फिर उसी के आगे एक बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि इम्प्रूवमेंट का है। देखेंगे, खोजेंगे किस पार्ट में एरर है। अगर एरर होती है तो ABC लगाएंगे, अगर एरर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। माई फ्रेंड लिव्स in a nearby street whose name I have forgotten. My friend lives in a nearby street whose name I have forgotten. पहला ऑप्शन है a name of which, ऑप्शन B which name, ऑप्शन C of which name, ऑप्शन D no improvement. रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। पहले whose देख लेते हैं। whose और which में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको समझ लेते हैं। पहले हुज कहाँ पे यूज होता है? हुज यूज होता है लिविंग बीइंग के लिए। क्या? लिविंग के लिए। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं हुज फ्रेंड, मतलब जिसका दोस्त, या हुज पेरेंट्स, हुज फादर, हुज मदर, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और विच यूज करते हैं, विच काहे के लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग बीइंग के लिए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए। और विच का यूज एक जगह और होता है, सिलेक्शन जब करना हो तब भी हम लोग विच का यूज करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन अ नियर बाई स्ट्रीट हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन। अब यहाँ पे देखो, आइए, माई फ्रेंड लिव इन अ नियर बाई स्ट्रीट, मेरा दोस्त रहता है एक पास ही के एक स्ट्रीट में। हुज क्या? नियर बाई स्ट्रीट। नियर बाई स्ट्रीट क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है भाई। नियर बाई स्ट्रीट के लिए यूज हुआ है, तो नियर बाई स्ट्रीट क्या है यहाँ पे? नॉन लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग के लिए विच यूज होना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड लिव इन अ नियर बाई स्ट्रीट द नेम ऑफ विच आई हैव फॉरगॉटन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही बोथ वोन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। ऑप्शन नंबर ए, ही वोन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। बोथ ही वोन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। ही वोन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले तो ये जान लो तुम लोग, बोथ का पेयर बनता है एंड से, और बिटवीन का पेयर बनता है सिमिलरली एंड से। तो यहाँ पे बोथ का यूज हुआ है। और एक चीज़, बोथ के बाद जो आएगा वही एंड के बाद भी आना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एंड के बाद जो आया है वही सिमिलर चीज़ें बोथ के बाद भी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ही वोन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप बोथ। देखो, बोथ एंड बोथ नहीं होता, बोथ एंड होता है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ही वोन अ मेडल। देखो, बोथ के बाद ही आया तो एंड के बाद भी ही से रिलेटेड है, फिर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही आना चाहिए। यहाँ पर तो स्कॉलरशिप आया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ही वोन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। देखो, ये और ये एंड के बाद स्कॉलरशिप, और बोथ के बाद देखो आर्टिकल आया है बोथ के बाद, और एंड के बाद भी आर्टिकल आया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बोथ का पेयर एंड से बन भी रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 2 है, समझ में आ गया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का होगा। क्यों होगा ये भी मैंने समझा दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया। देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया है गुड लेफ्ट। क्या आया? गुड लेफ्ट, विच मीन्स परमानेंट। क्या? परमानेंट, या फिर एक हिसाब से बोल सकते हो फॉरएवर। ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, मतलब उसने इंडिया
छोड़ दिया है हमेशा के लिए, कहने का सेंस ये दे रहा है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। तो सही क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ही हैज़ लेफ्ट फॉर इंडिया, ही हैज़ लेफ्ट फॉर गुड इंडिया, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, गुड ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, नो इम्प्रूवमेंट। देखो पहली बात तो ये है कि गुड लेफ्ट साथ में आना चाहिए ना। एक मिनट, फॉर गुड होता है, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये होता है फॉर गुड। वही हमको कह फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंट या फॉर एवर। तो यहाँ पे फॉर गुड जिसमें साथ में आना चाहिए, तो फॉर गुड तो इसी में आया है और इसमें आया है। और एक चीज़ देखो, नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता है ना। तो सब्जेक्ट आया ही, उसके हिसाब से हैज आया पहले ऑप्शन में देखें तो, उसके बाद वर्ब आया है और फिर ये ऑब्जेक्ट आया फॉर गुड इंडिया। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ही हैज़ लेफ्ट मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर इंडिया फॉर गुड। देखो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पहले वाले में वो पहले आ गई है और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में आई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाए। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक मिनट, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है तुम लोगों को? कन्फ्यूजन हो तो बता दिया करो यार। चलो, और नोटबुक मतलब कॉपी और नोटबुक लेके बैठा, पेन नोटबुक लेके बैठा करो, साथ साथ में लिखते जाया करो जो रूल्स में पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म डैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप। वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म डैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप। देखो गिवन हिमसेल्फ अप, या फिर बोल सकते हो गिव योर सेल्फ अप समबडी। जब अप टू समबडी का मतलब होता है अपने आप को मतलब गिरफ्तार करवा देना, खुद को गिरफ्तार करवा देना। एक हिसाब से बोल सकते हो टू ऑफर योर सेल्फ टू बी कैप्चर्ड, खुद को गिरफ्तार करवा देना, खुद को कैप्चर करवा देना। टू ऑफर योर सेल्फ टू बी कैप्चर, ठीक है। तो सही क्या होता है, गिव योर सेल्फ अप टू समबडी, मतलब या फिर अपने आप को किसी के हवाले कर देना, किसी से कैप्चर करवा देना, इसको बोलते हैं टू गिव योर सेल्फ। अब ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है वी आर इन्फॉर्म दैट द मर्डरर हैज़ क्रेडिबली गिवन हिमसेल्फ अप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वी आर इन्फॉर्म दैट द मर्डरर हैज़ गिवन क्रेडिबली हिमसेल्फ अप। ऑप्शन नंबर सी है वी आर इन्फॉर्म दैट क्रेडिबली द मर्डरर हैज़ गिवन अप हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे पहले देखते हैं वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आगे प्लूरल वर्ब। क्रेडिबली क्या है, क्रेडिबली है एडवर्ब, क्या है एडवर्ब, जो कि क्वालिफाई कर रहा है इन्फॉर्म्ड को, ठीक है। तो ये हो जाएगी वर्ब, वर्ब को एडवर्ब जनरली क्वालिफाई करता है। दैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप, है ना। तो सही हम लोग को स्ट्रक्चर ढूंढना है, इसमें क्या सही स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वी आर इन्फॉर्म डैट द मर्डरर हैज़ क्रेडिबली गिवन। देखो क्रेडिबली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और ये इन्फॉर्म के लिए आया है, ना कि गिवन के लिए आया है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। वी ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे, वी आर इन्फॉर्म डैट द मर्डरर हैज़ गिवन क्रेडिबली
अब देखो क्रेडिबली जो है वो आना चाहिए वर्ब के पहले, और यहाँ पे नाउन के पहले आ गया, तो ये भी गलत हो गया यार। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वी आर इन्फॉर्म डैट क्रेडिबली द मर्डरर। मर्डरर तो नाउन हो गया, नाउन के पहले आया, आना किसके पहले चाहिए, वर्ब के पहले, तो वर्ब के पहले तो आया नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देख रहे हैं, वी आर क्रेडिबली इन्फॉर्म डैट द मर्डरर हैज़ गिवन हिमसेल्फ अप। गिवन हिमसेल्फ अप का मतलब हमने बता ही दिया, अपने आप को कैप्चर करवा देना। और वी बिल्कुल के साथ आर बिल्कुल सही, क्रेडिबली एडवर्ब, वर्ब के पहले आया बिल्कुल सही, डैट कंजक्शन ठीक है, द मर्डरर के बाद हैज आया, हैज का मतलब V3 लेता है, V3 गिवन आया है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बढ़िया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। हम जनरली क्या सेलेक्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड, इस अवार्ड के लिए। ऑप्शन नंबर है, कहाँ पर अंडरलाइन पार्ट की जगह होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, नो इम्प्रूवमेंट। देखो पहली बात तो यहाँ पे हम लोग को मालूम होना चाहिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या, कि मोस्ट आया है, क्या आया है, मोस्ट। वन ऑफ द मोस्ट का मतलब होता है, वन ऑफ द मोस्ट का मतलब होता है वन फ्रॉम मैनी, मतलब कईयों में से एक। और कंपैरिजन है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सीधी सी बात कंपैरिजन है। और मोर देन टू में कंपैरिजन है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आई है। और मोर देन टू में कंपैरिजन है, तो आगे वाला जो सब्जेक्ट आना चाहिए वो भी प्लूरल आना चाहिए। तो सही क्या होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट। देखो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बोल देते हैं वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव के बाद प्लूरल आता है, लेकिन प्लूरल क्यों आता है ये जान लो। कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन मोर देन टू में हो रहा है, मोर देन टू के लिए या फिर मोर देन वन के लिए भी हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट्स, तो यही सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों होगा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स तो दिया है ना। वन ऑफ द मोस्ट, देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट नहीं, मोस्ट क्वालिफाई करेगा इंटेलिजेंट को। क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंट नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो इसके पहले आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट, ये भी वही सेम प्रॉब्लम, और यहाँ पे तो एस भी नहीं आया है, तो ये भी सरासर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ से एंटोनिम है, कुछ एंटोनिम करवा दिया जाए, और यार इनको नोट कर लिया करो काफ़ी, ठीक है, रिवाइज कर लिया करो 10-5 मिनट डेली, एकदम से बर्डन भी नहीं बजेगा, मतलब बढ़ेगा, और तैयार भी हो जाएंगी वो कैप्स, क्योंकि ग्रामर तो सब कोई पढ़ाता है, वो कैप याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए डेली के डेली मैं 10-12 और 5 अगर करा दिया तो 5 के साथ मैं कम से कम 25-30 बता देता हूँ तुम लोग को, और उनको डेली लिख लिया करो, तो समझ लो एक बार रिवाइज करना होगा, तैयार हो जाएंगी ना। अब पहला वर्ड है एंटोनिम का सिंथेटिक, डैट मीन्स, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, संश्लेषित, मतलब जो आर्टिफिशियल हो, जो नेचुरल को कॉपी करने के लिए केमिकल थिंग्स से बनाया करो, मतलब बोल सकते हो केमिकल सिंथेसिस, दैट इज सिंथेटिक, इसको बोल सकते हो आर्टिफिशियल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेचुरल, है ना। इसमें वर्ड है कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक तो जानते होगे,
जो अपनी मतलब ब्यूटी को निखारने में बोल सकते हो, यूज टू इम्प्रूव एनिमल्स अपीयरेंस को अच्छा करने में, दिखाने में, इम्प्रूव करने में यूज होता है, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक। प्लास्टिक जानते ही हो, अपैथेटिक बढ़िया वर्ड है, दैट इज उदासीन, किसी चीज़ की परवाह न करने वाला, उसको बोलते हैं उदासीन। इसका सिनोनिम लिख लो, पूछा जाता है। इंडिफरेंट बोल सकते हो, इंडिफरेंट, है ना। नॉस्टैल्जिक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नॉस्टैल्जिक। बहुत सारे वर्ड हैं, तुम लोग याद तो करो यार। इम्पैसिव बोल सकते हो, जिसके अंदर ईगरनेस ना हो, किसी चीज़ को काम करने की इच्छा ना हो, उदासीन हो, दैट इज अपैथेटिक। ओके ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकृति देना या फिर किसी चीज़ का एग्रीमेंट करना, दैट इज एकॉर्ड। एसेंट बोल सकते हो एक हिसाब से, या फिर ग्रांट परमिशन बोल सकते हो, तो ग्रांट हो जाएगा इसका सेनोनिम लिख रहे हैं। कंसीड हो जाएगा, कंसीड हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना। और बोल सकते हो इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है, दैट इज इंडोड विद, क्या, इंडोड, और इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद यूज होती है ना। एकॉर्ड के सिनोनिम पढ़ चुके हैं हम लोग को, करना है एंटोनिम है इसमें। ऑप्शन से मैच करेंगे। डिसएग्रीमेंट, देखो इसका मतलब एग्रीमेंट, तो इसका एंटोनिम डिसएग्रीमेंट पहले से ही हो जाएगा। वेलकम जानते ही हो, डिसरिस्पेक्ट जानते ही हो। कन्फर्मिटी का मतलब होता है नियमों का पालन करना, किसी चीज़ मतलब कन्फर्म से आया है ना, तो उसी से सिमिलर हिसाब से सोच सकते हो। मतलब जो किसी नियमों का पालन कर सकते, किसी के अनुसार चलता है, डैट इज़ कन्फर्मिटी। बोल सकते हो अकॉर्डेंस, या फिर इसके लिए बढ़िया फ्रेजल अगर देखा जाए, फ्रेजल वर्ब, तो डैट इज अबाइड बाई, क्या, अबाइड बाई इज कन्फर्मिटी, डैट इज अकॉर्डेंस, ACCORDENCE। ठीक है, चलो यार नोटबुक में लिखते जाओ, इनको नोट करते जाओ, तभी याद होंगे। अगला वर्ड है इन्फर्मिटी, डैट इज वीकनेस। मतलब जो कोई चीज़ वीक होती है उसको बोलते हैं इन्फर्मिटी। क्या बोलते हैं, दुर्बलता, है ना, इन्फर्मिटी। इसको फ्रेजाइल बोल सकते हो या फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी, है ना। या फिर बोल सकते हो फीबलनेस, क्या बोल सकते हो, फीबलनेस। या क्या बोल सकते हो, इमेसिएशन, इमेसिएशन, ठीक है। दुर्बलता, दैट इज, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जानते हो, रोजगार। इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है, मतलब एक हिसाब से कोई जो बीमार टाइप का हो, है ना, उसको बोल सकते हैं इंडिस्पोजिशन। मतलब जो अपनी प्रॉपर पोजीशन में ना हो, डैट इज इंडिस्पोजिशन। या फिर बोल सकते हो सिकनेस, या फिर बोल सकते हो इंसेल्युब्रिटी, क्या बोल सकते हो, इंसेल्युब्रिटी। या फिर बोल सकते हो मेलाइज, क्या, मेलाइज, ठीक है। वीकनेस का मतलब तो, हाँ वीकनेस तो सेम ही हो जाएगा, कमजोरी या दुर्बलता, इन्फर्मिटी, फ्रेजिलिटी, फीबलनेस। ओके, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है जो ऐसा काम जो करने में आसान हो, पॉसिबल टू डू इजीली, दैट इज फिजिबल। पॉसिबल टू डू इजीली। या फिर कोई चीज़ प्रैक्टिकल हो, ये भी हो, प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। मतलब एक हिसाब से जो चीज़ व्यवहारिक हो, व्यवहार्य हो, क्या होता है, व्यवहार्य, डैट इज फिजिबल। तो इसका अपोजिट सीधी सी बात इम्प्रैक्टिकल, ऑप्शन नंबर बी दिया, वही हो जाएगा। यूजफुल जानते हो, उपयोगी, है ना। अनइवन का मतलब होता है ऑड, या फिर विषम, या फिर अनियमित। और इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानते हो, उपयोगी, है ना।
तो फेसिबल का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है, जो चीज़ प्रैक्टिकल हो, जो करने में आसान हो, जो चीज़ मतलब जनरल हो, डैट इज प्रैक्टिकल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर बी। अगला वर्ड क्या है, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, वेरी केयरफुल, डैट इज़ मेटिक्यूलस। दैट इज़ कॉन्शियस बोल सकते हो, CONSCIOUS। कॉन्शियस की स्पेलिंग पूछी जाती है, मिस स्पेल में ठीक से लिख लो, याद कर लेना, CONSCIOUS। कॉन्शियस हो गया, या फिर बोल सकते हो अटेंटिव, या फिर बोल सकते हो केयरफुल। और फॉरगेटन का मतलब होता है भुलक्का टाइप का, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलता है, फॉरगेटफुल होता है वो। फॉरगेटन नहीं, फॉरगेटफुल है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह टाइप का। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन से बना है, डिस्ट्रक्टिव, विनाशी टाइप का ना, जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाला हो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। और फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो खुला हुआ हो, विविड हो, फैला हुआ हो, ओवर्ट हो, डैट इज़ फ्रैग्रेंट। इसका सिनोनिम बढ़िया, विविड बोल सकते हो, ओवर्ट बोल सकते हो ना, ये होता है फ्रैग्रेंट। तो वर्ड हमारा क्या था, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है कॉन्शियस, अटेंटिव, केयरफुल। इसको ढूंढना है अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। और यार सॉरी फॉर द यस्टरडे कि आप लोग की वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू था उसके लिए। चलो तब तक के लिए बाय।